ऑलराइट, हम लोग आखिरी चरण पे है, कॉन्शियसनेस हील्स के। बॉडी हो गया, इमोशन हो गया, बिलीफ सिस्टम भी हमने देख लिया। अब हम धीरे धीरे आत्मा की तरफ जा रहे हैं। सो लास्ट टाइम हमने जो शुरुआत की, बर्थ ऑफ इलनेस की बीमारी शुरू होती है कहाँ से, उसको हमने समझा। तो किस तरह से इंसान अपनी ही आत्मा से दूर होते गया और शरीर के साथ आइडेंटिफाई करने लगा। ये जो अविद्या है, ये जो अज्ञान है कि हम खुद को शरीर समझने लगे, उस उस क्षण से शरीर में बीमारी ने प्रवेश किया, क्योंकि हम हमारा सत्य ही भूल गए। अगर हम खुद को अपना सत्य याद दिला देते हैं तो शरीर में भी क्या, कहीं भी बीमारी के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो ये बेसिक था लास्ट चैप्टर का। अगला चैप्टर है एडवेंट ऑफ इलनेस इन द बॉडी। अब कैसे बीमारी शरीर में आना शुरू हुई उसके बारे में। For every one of us without exception, it is only through beliefs of separation and isolation that fears would have entered our experience. हरेक व्यक्ति, हाँ, बिना एक्सेप्शन के हरेक व्यक्ति जो अकेलापन महसूस करने लगा, जो दूरी महसूस करने लगा, हम हमारे घर से दूर है, हम खुद से दूर है, ये जो सेपरेशन है और जो आइसोलेशन, यानी उसमें से हम अकेले हैं, दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, वगैरह वगैरह, जो अकेलापन हम महसूस करने लगे, उसके वजह से मन में डर पैदा हुआ। और यही हमारी डर की अगर मनुष्य प्रजाति में अगर भय की, डर की शुरुआत है तो वो बिल्कुल यहाँ से है। जो अकेलापन और जो विरक्ति, यानी हम अलग है, हम सेपरेट है, ये जो हमें फील होने लगा, इसके वजह से डर की शुरुआत हमारे अनुभव में हो गई। Having entered, it would have been a long journey before its advent as an illness in the body. बीमारी शरीर में आने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। कई बार मैंने समझाया है, जैसे आयुर्वेदा में हम कहते हैं आधी आधी मगव्याधि, सबसे पहले विचार में बीमारी आती है। जब हमारे विचार बिगड़ते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे मन में उतरते हैं, मन बिगड़ता है, हमारा विश्वास टूटता है, और तब जाके धीरे धीरे वो शरीर में आना शुरू होता है। तो अम, ये बात है कि लंबा समय लगता है। अगर शरीर में कोई बिगाड़ है, घुटना दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितना भी छोटा होने दो या कितना भी बड़ा होने दो, उसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई है, बस इतना समझ लो। कैसे? Once beliefs of vulnerability and helplessness were accommodated, they would have permitted without bias or prejudice a whole gamut of thoughts which reinforce these beliefs to enter the human psyche. हाँ, जब अगर हम अकेले हैं और अगर हम सेपरेट है, दूसरों से विलग है, और हम अकेले भी है, तो भय तैयार होता है। लेकिन भय कैसे, कौन सा रूप लेता है कि मैं कर ही क्या सकती हूँ? मैं निराधार हूँ, मुझे कोई आधार नहीं है, और कोई भी मुझे फंसा सकता है। वल्नरेबिलिटी यानी कुछ भी हो सकता है, ये महसूस करना, या तो हेल्पलेसनेस यानी बिल्कुल कमजोर हूं। ये जब हम समझने लगे, हमारी मान्यता बन गई कि अकेले होने के वजह से हम कमजोर भी है, और हम, हाउ डू आई से दिस, वल्नरेबल, वल्नरेबल यानी कभी भी कोई भी मुझे अटैक कर सकता है, मेरे मन शरीर को कोई भी। यस ममता, डू यू हैव अ वर्ड फॉर इट? दुर्बल। हाँ, दुर्बल इज दुर्बल अगेन, एक या हेल्प या या बेचारी नाजुक बेचारे लड़के ना। जी ममता। नाजुक मोड में रहते बोलते हैं हाँ, ना, हाँ, वैसे वो हाँ, टाइप का। हाँ, हाँ, बराબર है। તમે શું બોલ્યા હંસાબેન? બિચારા થઈ જઈએ ને કે એને બધા વઢીને જાય એકદમ। राइट, राइट। तो ये जो है, एक हमारी मान्यता में वल्नरेबिलिटी और हेल्पलेसनेस को जब हमने स्वीकार किया, तो उसके वजह से
अनेक विचार, अलग प्रकार के विचार आने लगे। ठीक है, ऐसे विचार कि जो हमारे मन में आने लगे कि ये मान्यता को पक्के बनाते चले गए। ठीक है, whether we speak of the first time it happened or the way it happens today, the process thereafter of the advent of illness is the in the body is the same. पहली बार मुझे डर कब महसूस हुआ था? अगर मैं ट्रांस में जाती हूँ तो मेरा मनुष्य रूप या प्राणी रूप में मैं शायद थी, जब मैंने कहीं मैं शायद खरगोश थी और कोई ने मुझे पकड़ा था या डर महसूस हुआ था। वहां से लेकर तो या तो अभी के जीवन में, इस जीवन में डर की शुरुआत कहाँ से की, कहाँ से हुई, इसकी कहानी अगर हम ढूंढ निकालते हैं, हाँ, इसका सोर्स अगर हम ढूंढ निकालते हैं, द रूट कॉज, फिर भी जो बीमारी होने का जो मार्ग है, जो पद्धति है, वो तो नहीं बदलेगी। हाँ, बीमारी शरीर में आने का जो द वे द इलनेस will be born in the body, that doesn't change. All right, as soon as we allow thoughts that are not aligned with our truth to enter our mind, we become ill at ease. ओके, बेचैन, इल एट ईज, ये इंग्लिश में एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि बेचैन होना, यानी चैन का खोना। ईज यानी चैन, और चैन का खोना यानी बेचैन होना। ठीक है, जब ऐसे विचार, कैसे विचार? वो वाले विचार जो हमारे सत्य को लगकर नहीं है, वो विचार जो हमारे सत्य को लगकर नहीं है, वो वाले विचार जब हमें आने लगे, तब हम बेचैन होना होना हमारा शुरुआत हो गया। क्या है हमारा सत्य? बस एक ही सत्य है कि हम है कॉन्शियस, विटनेस कॉन्शियसनेस, यानी हम है आत्मन, हम है स्पिरिट, लेकिन खुद को बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स समझते हैं। ये एक ही सत्य में हमारा जो भी अविद्या, जो भी अज्ञान हमारा है, वो इस बात को लेकर ही है कि हम जो है वो जानते नहीं, और नहीं है वो समझते हैं कि हम है। Alright, we think ourselves of anything but the reality, and the reality is that we are consciousness itself. Alright, तो तभी बेचैनी शुरू हो गई। These thoughts have the ability to disturb our balance. अब पहले तो बेचैनी महसूस होती है, ये वाले विचार जो है वो हमें पहले बेचैन कर देते हैं, और उसके बाद वो हमें इम्बैलेंस कर देते हैं, यानी हमारा संतुलन खो जाता है। ये विचारों में वो ताकत है कि वो हमारा संतुलन बिगाड़ सके। ओके, these thoughts have the ability to disturb our balance, our state of calm and inner peace. अंदर से जो हम शांत है, हम जो एकदम बिल्कुल एक किसी तालाब की पानी की तरह बिल्कुल हमारा शांत चित्त है, उसको बिगाड़ने की ताकत इन विचारों में है। Since every thought has its unique wavelength, the energies in our aura at the level of our thought body will be influenced to vibrate in resonance with the kind of thoughts that are emanating from us. अब देखो हर विचार की अपनी अपनी एक अपना अपना एक माप है, या अपना अपना एक वेवलेंथ है, मतलब उसकी जो लहर है, वो लहर हर एक सिग्नेचर थॉट्स के बारे में हमें समझाया गया, बराबर है। एवरी थॉट हैज इट्स ओन वेवलेंथ विच इज इट्स सिग्नेचर। अब उसमें वो ताकत होती है, वो लहर जो है वो क्या करता है, हमारी अंदर की शक्तियों को गतिशील करता है, तो उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको वाइब्रेट करने को लगाता है। और जब एक लहर आती है तो वैसी ही दूसरी लहर भी निर्माण करने की शक्ति उसमें है। तो एक जैसा विचार अगर एक बार आया, ओके, उसमें वो ताकत है कि वैसा ही दूसरा लहर भी निकले, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। आधे घंटे से आप वही सोच रहे हो, आया ध्यान में? one thought will create similar kind of another thought, and then the whole movement of energy, same wavelength के जो thoughts है वो एक साथ बहने लगते हैं। अब
फिर वो क्या होता है, वो विचार बार बार करने के वजह से हमारे दिमाग से, हमारी ऊर्जाओं में से हमारे पूरे पंचकोश में फैलने लगता है, और जो हमारा ऑरिक बॉडी है वो ऑरा में वो घुस जाता है, ऑरा से भी वो बहने लगता है। हाँ, हमने देखा है ना, अगर किसी को गुस्सा आता है, हमें महसूस हो रहा है कि इसको गुस्सा आ रहा है, या इवन जेलस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। या किसी का बहुत प्यार अपने पे आता है, वो भी हमें महसूस होता है कि छलक रहा है, क्योंकि उसके ऑरा में भी वो इमोशन उतर गया। अब देखो, in contrast, when we are surrounded by cosmic energy, which is unconditional and neutral, leaning towards love, we are bound to find ourselves out of sync with the rest of the energies around us. अब देखो, विचार जो है, इसकी लहरें, ये जो ताकत है, ये कहाँ पे कैसे बहते हैं? अंदर से बाहर, ठीक है। और इनमें वो ताकत है कि वो हमें इम्बैलेंस में डाल दे। अगर हम परम प्रेम, परम शांति से घिरे हुए हैं, ऑलराइट, तो जो कॉस्मिक है, जो यूनिवर्सल है, वो जब बह के हमारे अंदर हमारा दिल भर देता है, हमारा पूरा जो ऑरा है ये प्यार से भर जाता है। ये क्योंकि ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये अनकंडीशनल भी है और न्यूट्रल भी है और प्रेम से भरी हुई है। तो ये प्यार जब इस तरह से हम पूरे कण कण में महसूस होते हैं, यानी परमात्मा से लेकर आत्मा तक, ओके, ये जब महसूस होते हैं, तब दूसरों के साथ हमारी बनती नहीं है। हाँ? हमारे एक बार ममता, स्वाति, अगर आप लोगों को याद हो तो, जानवी, सुचित्रा, यू ऑल्सो वर देयर आई थिंक, एक बार हमारी ये चर्चा हुई थी। जब हम नए नए आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं, हमारी घर की परिस्थितियां या ऑफिस की परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, जब हम हमारे खुद को एकत्रित करने लगते हैं, खुद जब हम सम होने लगते हैं, तब घर वालों से अनबन बढ़ जाती है। ओके, दूसरों लोगों से, वो वाले दोस्त जो हमारे पहले दोस्त हुआ करते थे, अब हमें उनके साथ रहने का मन नहीं करता। या घर में भी जो हमारे घर के लोग भी रेस्टलेस हो जाते हैं, घर के लोग, कि तुम बदलने लगी हो, है ना। हमने इस पे पर्सनल शेयरिंग किया था कि हमारे हमारे हर एक के घर में क्या क्या डायलॉग बाजी हुई जब हम नए नए इस मार्ग पर आए। बाद में हमारी ऊर्जा से घर वालों की ऊर्जाएं बदल गई, और फिर पूरा माहौल ही बदल गया। लेकिन शुरुआत में विरोध हुआ घर से। क्यों विरोध हुआ? ये नहीं है कि वो हमें नहीं चाहते, ये नहीं है कि हम वो नहीं चाहते कि हम अच्छा कुछ करें, ऐसी कोई बात नहीं है। और विरोध का कोई कारण नहीं है, इस बात को लेके कोई विरोध नहीं है, आध्यात्मिक अभ्यास को लेके विरोध नहीं है, लेकिन पटती नहीं है। बात बात में वाद विवाद होने लगे घर में। तो कभी क्या होता है कि ऊर्जा जब बदलती है, अच्छे से बुरी बनेगी, बुरी से अच्छे बनेगी, यानी बैलेंस से इम्बैलेंस में जाएगी, इम्बैलेंस से फिर बैलेंस में आएगी, तभी सब पर इसका परिणाम होता है। ये मुद्दा है। सो वेन एवर इट विल इफेक्ट एवरीबडी हु कम्स इन अवर ऑरिक फील्ड। So this causes disturbance in our state of being, adding to the change in the energy, और हम भी खुद बदलने लगते हैं, adding to the change in the energy equations. When we look on this scenario with the understanding of the holographic principle, it is clear to see how the change in point of view would change the picture of our reality. अगर हम hologram, अगर आप याद करो, हमने देखने का नजरिया बदल दिया, हमने देखने का एंगल बदल दिया, और इसलिए हमारा इसलिए तो दृष्टि कोण कहते हैं, एंगल कोण का मतलब होता है। तो हमारा दृष्टि का कोण जब बदल जाता है, तो नजरिया तो बदलने ही वाला है। जो भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बात में बदलाव तो आने ही वाला है, नहीं? So, however, since thoughts are at a very subtle level, there is every possibility that we do not become aware or even ignore this mild disturbance. We tend to push our unpleasant thoughts away or distract ourselves. All right?
तो क्या होता है, विचार जो है इतने सूक्ष्म है कि हमारे ध्यान में नहीं आता है कि हमारी ऊर्जा बदल गई। थोड़ा समय लगता है हमारे ध्यान में आने को कि अरे कहीं तो भी कोई तो भी गलत विचार आ गया और इसलिए हमारी अंतर्मन की अवस्था में बदलाव आया है। फॉर एग्जाम्पल, जब नया नया ये प्रैक्टिस करना शुरू किया तो ये ऐसा था कि हर पल अंदर से शांति महसूस होना चाहिए, हाँ, आराम से रिलैक्स महसूस होना चाहिए, ये तय कर लिया। तो कभी कभी ना काफी देर बाद ध्यान में आता था कि अरे मेरा रिलैक्सेशन खो गया, मैं डिस्टर्ब हूँ। फिर सोचती थी अरे कब कहाँ चालू हुआ ये डिस्टरबेंस, कितने घंटे पहले चालू हुआ, क्या आज का है या कल ही कुछ हो गया जिसके लिए अभी भी मुझे डिस्टर्ब महसूस हो रहा है। तो वो जानने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि विचार सूक्ष्म है। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे कि अंतर अवस्था मेरी बदलनी नहीं चाहिए, अंतर अवस्था मेरी वही रहनी चाहिए, चाहे मैं बोलूं, चाहे मैं गाऊं, चाहे मैं वाद विवाद करूं, मैं कुछ भी करूं, मेरे कोई भी कर्म से मेरी अंतर अवस्था नहीं बदलनी चाहिए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप देखोगे कि जितनी आप अवेयर रहोगे, धीरे धीरे आपका अवेयरनेस बढ़ता जाएगा। सो पहले शायद 1-2 दिन लग जाते थे ध्यान में आने को कि अरे मैं डिस्टर्ब हो गई। अब मतलब एक ही क्षण में जैसे ही वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है तभी पता चल रहा है कि ओके अपन डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऑलराइट, फिर एक लंबी गहरी सांस ले लेते हैं, फिर अंदर से खुद को स्थिर करते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं। राइट, तो ये होता है कि पहले ध्यान में नहीं। और दूसरी बात, जैसे अभी अभी मैं किसी से फोन पे बात कर रही थी, तो एक व्यक्ति है जिसने कोई एक्शन लेने की जरूरत थी, वो बहुत तकलीफ में है और उनको वो जो हेल्प चाहिए वो हेल्प अवेलेबल है। और वो व्यक्ति ने भी कहा कि मैं हेल्प के लिए यहाँ हूँ, आप आइए मेरे पास, मैं हेल्प करती हूँ। किसी दो दो अलग लोगों की बात कर रही हूँ मैं। तो वो है क्या, लेकिन ये व्यक्ति गई नहीं। अच्छा, अब वो बोलने लगी नहीं मेरी तकलीफें बढ़ गई है, लेकिन तुम 1.5-2 महीने पहले से ही तुमको बताया जा रहा है जाइए, यहाँ पे तुम्हें मदद मिलने वाली है, जाकर ले लो, लेकिन गई ही नहीं। और अब जब उसको जाना है तो वो व्यक्ति कहीं और चली गई है, अगले 10 दिन मिलने वाली नहीं है। अब अगर सोचा जाए तो उसने ऐसा क्यों किया? जब उसको हेल्प की इतनी जरूरत है, अवेलेबिलिटी है, इनविटेशन है, ओपन इनविटेशन है, फिर भी क्यों ना गई? कभी कभी हमारे ध्यान में भी नहीं आता कि हम उस परिस्थिति से निकलना ही नहीं चाहते, हम उस तकलीफ को पकड़ के बैठे हैं, उस तकलीफ को छोड़ना नहीं चाहते। और ये इतने सूक्ष्म सुप्त मन के विचारों में होता है या हमारे मान्यताओं में होता है कि हमारे ध्यान में नहीं आ रहा कि हम अवॉइड कर रहे हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन एनी वे वी जस्ट आर अवॉइडिंग डूइंग इट। जब तक कि हाँ अब मेरी गलती नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार हूं, पर वो ही नहीं है, तो बहाने मिलते रहते हैं। यस सुचित्रा, गो अहेड, टेल मी। हा मी तेच म्हणणार होते, मान्यता आहे, हाँ तुम्ही ते बोलला. हा. हाँ, आणि दुसरं अजून की डेस्टिनी आणि विल पॉवर, म्हणजे तुमच्यासमोर डेस्टिनी आहे पण तुमची विल पॉवर तिथे कमी पडते, कमी पड़ते हैं। किंवा संधी आली, नॉक नॉक करते पण तुम्हाला ओळखता येत नाही, असं काहीतरी थोडस ते हाँ, घडतंय. एग्जैक्टली exactly. और यही हम्म. जो बात है ना, ये विचारों के लेवल पे होता है। और वो विचार इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारा ध्यान नहीं जाता। और छोटा मोटा डिस्टरबेंस अगर हाँ थोड़ा सा मेरे को बेचैनी हो गई तो जाने दो ना, क्या ध्यान देना, होता है बेचैन मन है, वो तो चैन बेचैन में घूमते रहता है। नहीं, अगर उसको चैन बेचैन में आप घूमते रहने दोगे तो उस पे निरोध कैसे करोगे, उस पे कंट्रोल कैसे लाओगे, उसको अपने वश में कैसे करोगे? वो बॉस बनकर घूम रहा है, वो चाहे तब चैन चाहे तब बेचैन, है ना, वो बॉस बना हुआ है। वो हम उनके हमारे मन के बॉस है। तो हमारे हाथ में लगाम होनी चाहिए। तो मन की लगाम हाथों में लेना जरूरी है। लेकिन हम बहुत बार खुद को कभी कभी ना देखो, जब लोग कहते हैं ना कि मुझे ये एक्टिविटी करनी थी या मैंने डिसाइड किया था और जेन्यून रीजंस बताते हैं कि देखो ना, अब
ये गिर गई, फिर मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, या तो ऐसे कुछ कुछ कारण देते हैं कि जिसके वजह से वो एक्टिविटी कर नहीं पाते। चाहते बहुत है करना, लेकिन वो एक्टिविटी वो कर नहीं पाते। 99% ऑफ टाइम अगर वो एक्टिविटी करने की सोचते ही अगर नए नए कारण बनने लगते हैं जिसके वजह से वो करने, अगर तुम्हारा पुराना शेड्यूल है उस शेड्यूल में नहीं बैठता, वो बात अलग है। मैं कह रही हूँ कि अगर कुछ करना चाहते हो लेकिन उसके बीच में कुछ आने को शुरुआत हो जाती है, दिस इज हाउ वी डिस्ट्रैक्ट अवर सेल्फ। ये उनको हमने बनाया है, उन कारणों को, उन बहानों को मैं कहूंगी, उन causes we have excuses, we have created them so that we don't do it. This is what it means by saying that we keep distracting ourselves. We are ignoring the dis-ease, we are ignoring the ill at ease feeling, and we are finding distracting ourselves with other things. Okay, तो आ रही है मेरी बात समझ में? पटतंय का? मी काय बोलते येतंय का लक्षात? या म्यूट रसीला. ओके, वेर इज शी? दिसत पण नाही ग मला पटकन. ऑलराइट, जाने दो, आई कांट फाइंड हर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, रसीला जी आप अपने को म्यूट कीजिए प्लीज। रसीला जी। हाँ सापड़ले, मिल गई, करती हूँ. या ओके ओके, ऑलराइट. तो आया ध्यान में कि वी टेंड टू पुश अवर अनप्लेजेंट थॉट्स अवे और डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्फ. जाने दो, मुझे तकलीफ होती है, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं. ये भी एक बहाना है किसी भी चीज को फुल स्टॉप कंक्लूजन पे ना लाने के लिए. ओके, gradually these thoughts gather enough momentum to begin to affect the comparatively heavier energies of our emotional body. फिर बहुत सारे ऐसे एक जैसे विचार, बहुत सारे जब इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी गति बढ़ने लगती है, तब वो हमारे भाव को जागृत करते हैं, यानी हमारे मनोमय कोश को हिलाने लगते हैं, हमारी ऊर्जा बहने लगती है, हम भावुक होने लगते हैं. They evoke a corresponding emotion which too would quite obviously be disturbing. अच्छा, एक बार एक विचारों की धारा ने, एक पर्टिकुलर विचारों की धारा ने हमारे इमोशन को जागृत कर दिया, तो क्या वो एक इमोशन की लहर आई और चली गई, ऐसा होता है? नहीं. अगर समझो मैं क्या एग्जांपल लूं. अच्छा, अगर समझो मैंने सुचित्रा के अगेंस्ट मुझे कंप्लेन करनी है, तो मैं शुरुआत करती हूँ कि यार उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर मुझे थोड़ा सा बुरा महसूस होता है. वो जो बुरा महसूस होता है वो दूसरे विचार को लाता है, उसने ये गलत किया. वो जो उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ये गलत किया, दोनों एक जैसे विचार. मुझे बुरा लगता था तो देखा मुझे हर्ट किया है, तो वो हर्ट बढ़ते जाएगा. सो थॉट्स विल एम्पावर द इमोशन, द इमोशन विल क्रिएट मोर ऑफ द सेम काइंड ऑफ फीलिंग, so that feeling will continue until it becomes a full blown emotion outburst of it. So emotional body को हिला देता है. They evoke a corresponding emotion which too would have quite obviously be disturbing. Our emotions are a little bit more difficult to ignore than our thoughts because they make us feel. विचार आया चला गया, विचार आया, मुझे नहीं देखना, जाने दो, मुझे नहीं सोचना, जब होगा तब देखेंगे. विचार को हम टाल सकते हैं, भावनाओं को टालना उतना आसान नहीं है, क्योंकि विचार, भावनाएं विचारों से जड़ है. विचार सूक्ष्म है, भावना विचारों से स्थूल है या जड़ है. सो इमोशंस वी कैन नॉट, इफ यू फील लाइक crying, you feel like crying. If you are hurt, you feel the hurt. Because we can feel our emotions, we can't feel our thoughts. एक थॉट आया, तुम सजग हो, वो थॉट सही नहीं लगा तुम्हें, तुमने उसे कैंसिल किया और उसको जाने दिया, दूसरा नहीं आएगा. यू कैन प्रिवेंट इट. ऑलराइट. और या तो थॉट्स आए तो ठीक है, चलो आते रहे विचार, तो अब क्या करें, अब उसके बारे में
मेरे मन से कंप्लेन्स अगर किसी के बारे में निकल रही है तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंप्लेन्स निकलती ही जाती है, लेकिन मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि विचार जो है ये महसूस नहीं होते, लेकिन बहुत सारे विचार जब इकट्ठा करते हैं तब वो मुझे बुरा महसूस करवाने लगते हैं और धीरे धीरे दुख में परिवर्तित होते हैं। Our emotions are a little bit more difficult to ignore than our thoughts because they make us feel. It is far easier, for example, to pretend that we do not have jealous thoughts and actually fool ourselves into thinking it is true than it is to ignore the feeling of intense resentment when we are feeling jealous. However, since jealousy is an emotion that is not approved of, once again it is likely that we suppress the emotion and try to put much distance between the emotion and us by not acknowledging it. अब देखो कोई तुम्हारी दोस्त है समझो, उसने किसी फील्ड में बहुत बहुत सालों बाद तुम्हें मिली है और किसी फील्ड में उसने बहुत प्रगति कर ली है। तुम भी उसी फील्ड में हो लेकिन तुम अभी बहुत पीछे हो और वो बहुत आगे बढ़ गई है। मन में ईर्ष्या का विचार आएगा, कि अरे यार इसने तो कितना अच्छा कर लिया। हाँ, मन में ईर्ष्या का विचार आएगा। फिर नहीं नहीं, मैं कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कैसे जेलस फील कर सकती हूँ, मैं कैसे ईर्ष्या कर सकती हूँ। इसलिए तुम उस विचार को दबाने की कोशिश करोगे, लेकिन होगा क्या? और विचार आया, नहीं नहीं। फिर देखो विचार कैसे होते हैं, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ, उसको तो क्या, उसकी शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई थी, वो तो है भी ऐसे घर से, उसको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, वो तो क्या, उसके पास फ्री टाइम कितना है। मेरे पास भी 4 सर्वेंट होते तो मैं भी कर लेती, जानते हो ना कैसे विचार चलते। जेलसी का फील होने लगता है, आप न चाहते हुए भी आपको आपके मन में जेलसी, ईर्ष्या महसूस होने लगती है। लेकिन आप खुद से क्या कहोगे? नहीं नहीं, मैं तो योग टीचर हूं, मैं ईर्ष्या कैसे कर सकती हूँ। तो उस भावना को भी तुम दबाने की कोशिश करोगे, तुम एक्नॉलेज करोगे नहीं, तुम एक्सेप्ट करोगे नहीं। हाँ, हम नहीं करते एक्सेप्ट कि मुझे जेलसी फील हो सकती है, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं कोई बुरी व्यक्ति थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो सजग हूँ, मैं भी तो अच्छी हूँ, तो मैं कोई ईर्ष्या मुझे महसूस नहीं हो रही। जब तुम उसे नकारते हो वो भावना घर बैठ कर लेती है, वो दबने लगती है। अब क्या होता है देखो, ओके। So, if we continue with the example of jealousy and take it forward, every time the trigger presents itself, a wave of jealous emotion would sweep through us, creating an energy storm within us. अब अगर वो तुम्हारे ग्रुप में एंटर की है वो व्यक्ति, या जो भी तुम्हारे कनेक्टिविटी में आ गई है, सोशल मीडिया, फिजिकली, वॉटेवर, हर बार जब तुम उसे देखोगे एक ईर्ष्या की लहर, तुम्हारे एक भाव ईर्ष्या का तुम्हारे अंदर से गुजरेगा, एक जेलसी की लहर गुजरेगी हर बार तुम देखोगे जब। तो रोज 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 वो जो फील कर करके एक तूफान खड़ा हो जाएगा। लिटरली हमारे अंदर जेलसी का तूफान उठेगा। यहाँ पे उन्होंने एनर्जी स्टॉर्म ये शब्द यूज किया है। बट सिंस इट इज नॉट ओके इन अवर अंडरस्टैंडिंग, तो दिल ही दिल में जलन 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 जलन, इतनी जलन महसूस हो रही है उस व्यक्ति को लेकर कि बस अब सहन नहीं कर पा रहे। लेकिन वो जलन दिखाना हमारी समाज में या हमारी इमेज के खिलाफ है। सो वी कंटिन्यूअली सप्रेस द एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग आउट। तो हम वो जेलसी जो है उसको बाहर बहने नहीं देंगे, यानी उसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ऑलराइट, बिल्कुल हम बताएंगे नहीं कि हमें ये जेलसी फील हो रही है, अंदर तो आग लगी हुई है, लेकिन उसका धुआं बाहर आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वैसे
नहीं है, तो हम उसे अंदर दबाएंगे. We do not express our feelings or even allow ourselves to feel it fully. Jealousy is just one of many such emotions. While some emotions may meet with our approval and are fully expressed in life, there are several others that are judged as not being desirable or appropriate. पता है, अब ये तो किसी से जलना, किसी के बारे में ईर्ष्या या जलन होना, ये सामाजिक लेवल पे स्वीकार नहीं है, मान्य नहीं है. लेकिन पता है, अगर कोई सुंदर है तो उसे तुम सुंदर हो ये कहना भी मान्य नहीं है. अनेक ऐसे हमारी भावनाएं हैं जो हम दूसरे को नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, वो हमारी कंडीशनिंग अपब्रिंगिंग के खिलाफ है. कि तुम किसी को अगर समझो कोई 4 आदमी मेरे घर आए हैं, उसमें का एक बंदा बड़ा हैंडसम है, क्या मैं कह सकती हूँ उसको, अरे वाह आप कितने हैंडसम हो? हाँ, या तो आप लोग सब मेरे घर आए हैं, क्या मेरे पति कह सकते हैं आप 10 जन में एक जन को कि आप कितनी सुंदर हो? तो ये जो हमारी भावनाएं है, कहने की बात यह है, अच्छी हो या बुरी, दुखदाई हो या सुखदाई, हम भावनाएं व्यक्त नहीं करते. कई भावनाएं हमारी है जो हम दबा देते हैं. ये बोलना ठीक नहीं होगा, ये दिखाना ठीक नहीं होगा, ऐसा दिखना ठीक नहीं होगा. हाँ, बहुत सारे हम बहुत चीजों को हम दबाए रखते हैं. So it would be simply because they do not make us feel good or because our environment and conditioning does not approve of them. अभी जो मैंने समझाया वो. Some suppressions eventually lead to a lot of stagnant energies to accumulate within our personal energy field and subsequently crystallize into a frozen block of charged energy. अब देखो, ऊर्जा तो शरीर के अंदर गतिशील हुई, लेकिन उसको बाहर व्यक्त नहीं किया. चाहे वो जलने की ऊर्जा थी या चाहे वो कोई सुंदर चीज या सुंदर व्यक्ति को देखने की जो खुशी थी, इसको हमने व्यक्त नहीं होने दिया. हम उस ऊर्जा को बाहर व्यक्त नहीं होने देते, बाहर बहने नहीं देते. फिर क्या होता है, जब वो ऊर्जा बार 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 वही भावना है, ओके, अगर शायद वो तुम्हारी जनरली ये देखा जाता है, 2 बहनों के बीच में जेलसी होती है, या ननंद और भाभी में जेलसी होती है. जनरली ये फीमेल्स की मैं बात करती हूँ. कई बार जेलसी ऑफिसेस में बॉस और उसके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में जब एक नेगेटिव भावना, अब ना उनको छोड़ सकते हैं और ना हम व्यक्त कर सकते हैं. ऐसे संबंधों में वो भावना रोज तुम्हें महसूस होती है, पर तुम उसे व्यक्त नहीं करते. काफी समय तक, महीनों तक, बरसों तक तुम उसे दबाए रखते हो. उस ऊर्जे को, उस भावना की जो ऊर्जा है जो बह रही थी, वो अब बह नहीं सकती, तुम उसे बांध डालते हो. तो वो हमारे शरीर के अंदर कहीं तो भी घर बना लेती है. जैसे कि एक बर्फ का गोला, अगर ट्रे में आपने पानी डाला, फ्रीजर में डाल दिया, तो वो जम जाता है. तो ये भावनाएं हमारे अंदर जम जाती है, क्रिस्टलाइज हो जाती है. लेकिन क्या इसकी ऊर्जा न्यूट्रल है या नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं. ताकत है उसके अंदर, ताकत वैसे ही है, लेकिन सिर्फ वो फ्रीज हो गई है. क्या पानी बर्फ बनने से पानी नहीं रहता? बिल्कुल है, लेकिन वो कुछ समय के लिए फ्रीज हो गया है. जब वो पिघलेगा तब इतना बाहर बहेगा कि फिर वो बांध फूट कर जो बहना होता है ना, वो बहना होता है. तो इस तरह से ऊर्जा घर बनाती है हमारे स्नायुओं में. Considering the number of trips we might have made in this physical dimension,
and the variety of experiences and emotions we might have gone through, it is very likely that we would have collected a very large number of frozen energy blocks. तो ये जो ऊर्जा, जो जमी हुई ऊर्जा है, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? फ्रोजन एनर्जी ब्लॉक्स है। अब हमने तो एक या दो भावनाओं के बारे में बात किया, लेकिन आप सोचो, इतने जन्म जन्म तक हमने अनेक जन्म हमने लिए हैं, उसमें अनेक अनुभव हुए हैं, उसमें अनेक भावनाओं को हमने महसूस किया है, अनेक फीलिंग्स एंड इमोशंस को हमने इकट्ठा किया है। तो आप सोचो कि हमारी एनर्जी में, बॉडी में कितने एनर्जी ब्लॉक्स हो गए। एक उदाहरण से ही कैसे महसूस हो रहा है, आप देख रहे हो ना। अब आप सोचो, अनेक जन्म की जो ऊर्जा हमने अटकाई हुई है, जिसको हमने बहने नहीं दी, यानी हमारे इमोशनल बॉडी में, हमारे मनोमय कोश में, हमारे सूक्ष्म शरीर में कितने ब्लॉकेजेस हो गए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। However, in the same way that we collected them, we would have also come upon situations which gave us an opportunity to resolve them, sometimes with conscious effort and sometimes unknowingly through changes in our beliefs and thoughts. अब तक हमने जो बात की, अगर मेरे सूक्ष्म शरीर में पता नहीं कितने ब्लॉकेजेस है, ये विचार से अगर आपका दिल बैठ गया हो तो निराश नहीं होना। देखो, जिस तरह से हम अम, इन ऊर्जाओं को इकट्ठे करते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पर हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, तो समझो कुछ झगड़ा हो गया, फिर तुमने सारी भड़ास निकाल दी, तो तुम्हारा एंगर का एनर्जी जो फ्रोजन था वो छूट गया। ओके, तो ये एक पद्धति हुई। दूसरे और कैसे हो सकता है? कई बार हम सजग हो जाते हैं, कई बार किसी गुरु ने, किसी टीचर ने, अब हमने देखा टीचर यानी ये पूरी प्रकृति हमारी टीचर है। अगर हमारी कोई बात समझ में आ जाती है और हम तय कर लेते हैं कि खुद पे वर्क करते हैं, हम खुद को एक्सप्रेस कर देते हैं, तो भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो वो कॉन्शियस भी हो सकता है या अनकॉन्शियस भी हो सकता है। अब पहली एग्जाम्पल में झगड़ा हो गया, अनकॉन्शियसली एनर्जी रिलीज हो गई। अब दूसरा कॉन्शियस रिलीज, अगर हम एंगर को लेके ही कंटिन्यू करें, अगर या जेलसी को भी लेकर हम कंटिन्यू करें, तो हमने इसके बारे में काफी बातें की है। कैसे व्यक्त कर सकते हो आप? अगर आपको बहुत गुस्सा आया है, तो एक उदाहरण जो हमने लिया था वो ये था कि किसी पेड़ को, कहीं अकेलेपन में चले जाओ, किसी पेड़ को गले लगा लो और चीख दो, जितना चीख सकते हो, जितनी भी अंदर क्रोध भरा हुआ है, जितने भी आपके अंदर जो भी कुछ दर्द है, उसको आवाज दे दो, उसको एक्सप्रेस कर दो, उसे व्यक्त कर दो। ये हो गया कॉन्शियसली रिलीजिंग। और अपने आप जो रिलीज हो जाता है उसको अनकॉन्शियस रिलीजिंग। तो जिस तरह से ब्लॉकेजेस आते हैं, वैसे ही ब्लॉकेजेस क्लियर भी होते हैं। Hence, some of the frozen blocks of charged energy that lie within our personal energy field find a way of dissolving and getting discharged. तो हमारी ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर से मुक्त बहने लगती है। At the same time, there are some energy blocks that do not go away. लेकिन कोई कोई बांध ऐसे है, कोई कोई ऊर्जाओं की गठड़ियां ऐसी है, गांठें ऐसी है कि जाते नहीं जाती। हम कितना सेल्फ वर्क करें, हम ये करें वो करें, लेकिन जाते नहीं। और एक उदाहरण दूंगी मैं आपको। देखो, कभी कभी विजुअलाइजेशन मेडिटेशन में इतना रोना आता है, इतना रोना आता है। ट्रांस सेशंस में मेरे क्लाइंट्स जो है बहुत रोते हैं, और वो जितना रोते हैं मैं खुश होती जाती हूँ। क्यों खुश होती हूँ? क्योंकि रोने से यानी व्यक्त हो रहा है, तो एनर्जी, इमोशनल एनर्जी ब्लॉक्स आर गेटिंग क्लियर्ड।
तो जो इमोशनली जो चार्ज एनर्जी ब्लॉक्स थे वो रिलीज हो रहे हैं, इसलिए खुश होते हैं। तो जब भी कोई भावना आपको महसूस हो तो उसे व्यक्त होने दो, चाहे मेडिटेशन में हो, चाहे कोई गाइडेड विजुअलाइजेशन, या कोई भी, या कोई प्रक्रिया आप कर रहे हो और आपको कोई विचार आ जाए और अचानक से हंसना आ जाए या रोना आ जाए, या जो भी आपको महसूस होता है उसको पूरी तरह से महसूस होने दो। ओके, सो एट देर आर सम एनर्जी ब्लॉक्स दैट डू नॉट गो अवे, लेकिन फिर भी इतना सब हो गया, इतना सब कहानी बता बता के बचपन के अपनी दुख भरी कहानी, इतना रोना ले लिया, इतना रो लिए, बता लिए, सेशंस कर लिए, सब कुछ कर लिए, कोई कोई ब्लॉक्स होते हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं पिघलते। वो जाते ही नहीं। तो this could happen when the beliefs and thoughts which gave birth to this particular blocked emotion have not been resolved। पता है क्यों नहीं जाते? क्योंकि मान्यता हमारी बन गई है, हमारे जहन में उसने घर बना लिया है। हमारे विचार और हमारी मान्यता जिस जिस घटना के वजह से तैयार हुए थे वो इतने पक्के बैठे हैं, और वो विचार, वो मान्यता, वो घटना, वो परिस्थिति को हमने समझा नहीं, उस परिस्थिति के साथ हमने समझौता किया नहीं, इसलिए ये इमोशन घर बनाए बैठा है। अगर वो रूट कॉज, वो थॉट्स एंड बिलीफ सिस्टम्स, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, अगर ये हमें मिल जाता है तो हम एक नई मान्यता तैयार कर सकते हैं, हम नए विचार ला सकते हैं। मान्यता और विचार बदलेंगे तो ये ब्लॉक्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, ये बात आ गई ध्यान में? ओके, व्हाई समटाइम्स सम ब्लॉकेजेस डोंट गेट क्लियर्ड? बिकॉज द बिलीफ सिस्टम एंड द थॉट्स which created that block, that is not cleared. So once we identify and clear those set of thoughts and belief system which have caused this energy to freeze, then the energy will be, once the issue is resolved, the energy will flow out. It will very easily flow out. Okay. Under these circumstances, the emotion or emotions in question, which have been accumulating, become so bulky that its vibrations began to slow down. अब कभी कभी क्या होता है कि कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी नहीं पता, कौन सी विचारों के वजह से ये ब्लॉकेज है नहीं पता, कौन सी मान्यताएं मैंने पकड़ के रखी है जिसके वजह से ये तकलीफ है नहीं पता। ऐसे परिस्थिति में वो जो भावना है वो इतनी जड़ हो जाती है, इतनी जड़ हो जाती है कि उसके वाइब्रेशंस एकदम स्लो हो जाते हैं। वो जो वाइब्रेशंस, हमारा पूरा बॉडी वाइब्रेटिंग है, वी आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिकली आवर होल बॉडी रन्स ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, but the vibrations become slow down, the tissues are not vibrating, the cells are not vibrating, the energy is become so heavy that it cannot move anymore। जब ऐसा होता है, as the slowing down happens, the frozen blocks of energy begin to move closer to our physical body। ये कहाँ हो रहा है? हमारे मनोमय कोश में। हाँ, जो भी भावनाएं जो पक्की हो रही है, जो जड़ हो रही है, ये कहाँ हो रहा है? हमारे मनोमय कोश में, राइट, हमारे ऑरिक फील्ड में। अब वो इतनी ज्यादा जड़ हो जाती है कि वो धीरे धीरे शरीर में घर बनाने लगती है, शरीर में बैठने लगती है। सो फ्रॉम अवर मनोमय कोश इट कम्स इनटू अवर अन्नमय कोशा। ऑलराइट, so from the mind into the body, adhi adhi mag vyadhi, so it has, the vibrations have become so slow that now it is getting located into the physical body। clear? You guys with me? हाँ, right? अब देखो क्या होता है।
So as this slowing down happens, the frozen blocks of energy begin to move closer to our physical body and begin to interfere in its functioning. तो सबसे पहले जब वो शरीर के नजदीक आने लगेगी तो जो शरीर के कार्य है ना उनको बिगाड़ेगी। अभी भी हमारे स्थूल शरीर में बसी नहीं है वो, हाँ? मन में से जब शरीर के तरफ वो आती है तो शरीर के जो कार्य है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल घुटना, अब घुटना का काम है फ्लेक्सिबल चलना चलाना, तो उसका कार्य जो है वो बिगड़ जाएगा। तो जितना फ्लेक्सिबिलिटी किसी घुटने में होनी चाहिए तो उसका काम बिगड़ गया, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। सो इट विल इंटरफियर विथ इट्स फंक्शनिंग। द स्टैग्नेंट चार्ज्ड एनर्जीज बिकम टॉक्सिक and cause the degeneration of the physical organs. They form tumors and ulcers. अब पहले फंक्शनिंग बिगाड़ेगी, उसके बाद गांठ बनाएगी, या तो जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, राइट? तो ये जो सूजन लाएगी शरीर में, वो जो सूजन बढ़ती जाएगी वो गांठ बना देगी। सो जिसको हम ट्यूमर्स और अल्सर्स कहते हैं, ये तैयार होने लगेगा। अब ये जो भी ट्यूमर तैयार हुआ है, जो भी गांठ तैयार हुई है, या ये जो भी अल्सर हुआ है, यानी कि एसिडिटी बढ़ गई है वहां की, ये जो एसिडिटी कार्य खराब हुआ, एसिडिटी बढ़ गई, जो आम्लता हमारे शरीर में बढ़ गई है, वो अब स्नायुओं को, हड्डियों को बिगाड़ेगा। क्लियर? हाँ चारू जी, रसीला जी, आ रही है बात ध्यान में? रश्मि, इज इट क्लियर? या ऑल राइट। सी, it took such a long time to reach our tissues and our cells. All right, now अभी देखो, अब वो तो, लेकिन शरीर के किस हिस्से को बिगाड़ेगी? अब हम समझ गए कि देखो, पहले तो विचार आएगा, विचारों की श्रृंखला शुरू होगी, उसमें से भाव तैयार होगा, उस भाव को हम इग्नोर करेंगे और भाव इकट्ठा होते जाएगा जब तक कि वो भावनाओं का एक तूफान तैयार ना हो जाए। लेकिन फिर भी हम उस भावना को व्यक्त नहीं करेंगे तो वो हमारी मनोमय कोश को बिगाड़ेगा। मनोमय कोश में वो भावनाएं जो है, वो ऊर्जा का जो ऊर्जा का जो गांठ तैयार हो रही है या इकट्ठी ऊर्जा जो हो रही है, वो उसका वाइब्रेशंस धीरे धीरे वो जड़ होती जाएगी, हैवी होती जाएगी, बल्की होती जाएगी, और जैसे जैसे वो जड़ होगी उसका वाइब्रेशन स्लो हो जाएगा। वो वाइब्रेशन स्लो होने के वजह से धीरे धीरे वो शरीर में प्रवेश करेगा। जब वो शरीर में प्रवेश करेगा, सबसे पहले वो शरीर के कार्य को बिगाड़ेगा, और कार्य को बिगाड़ने के वजह से शरीर की आम्लता ये बढ़ जाएगी, और आम्लता बढ़ने के वजह से वो जो आम्ल पित्त है वो हमारी हड्डियों को, मांसपेशियों को खाने लगेगा, उसे बिगाड़ देगा, उसे खराब करने देगा। अब इसमें भी और एक बात है, if our body is predisposed to certain weak areas, either due to genetic history or psychic history, this blocked energy will affect the functioning of the organs in that particular area. जो शरीर के जो हिस्से कमजोर है, सबसे पहला वार उस पर होगा। हाँ, क्लियर? जो शरीर के हिस्से कमजोर है, सबसे पहला वार उस पर होगा। फिर भी तुम ध्यान नहीं दोगे, फिर भी तुम सुबह उठे, पर्स उठाए, काम पे चले गए, घर आए, काम किया, वो घुटना चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो, वो हड्डियां चिल्ला रही है, बोलने दो, उसको इग्नोर किया, और जब तक चल सकते हैं तब तक चलते रहे। एक दिन वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर तुम्हारा शरीर अब चल नहीं सकता।
जो भी हड्डियां हैं जो, लेकिन अटैक सबसे पहले कहाँ करेगा? जो कमजोर एरियाज है हमारे बॉडी के या कमजोर ऑर्गन्स है उसको अटैक करेगा। तो कारण क्या है? आम्ल पित्त का बिगड़ना, आम्लता शरीर की जो पीएच होता है इसका बिगड़ना। लेकिन उसमें से क्या क्या हो सकता है? कुछ भी, कोई भी प्रकार का रोग। इसलिए हम कहते हैं ना त्रिदोष जो हमारे है, वात पित्त कफ, ये बिगड़ते हैं और इनके बिगड़ने के वजह से शरीर का बिगाड़ शुरू होता है। हाँ, हड्डियों का, जोड़ों का, मांसपेशियों का, म्यूकस लाइनिंग जो है हमारी, उसका ये बिगड़ना शुरू हो जाता है। When we consider our body in its entirety, it is apparent that there is more to us than our physical body alone. अब देखो खुद की तरफ, क्या ये शरीर यानी तुम हो? अब तुम कहोगे कि नहीं नहीं, मन भी तो है इसमें, विचार भी तो है, भावनाएं भी तो है। तो शरीर को देखने का नजरिया हमारा अब बदल गया। अगर योगा स्टूडेंट्स विचार कर रहे हैं कि मनोमय कोश से अन्नमय कोश में डायरेक्ट गया, तो क्या प्राणमय कोश पे कोई फर्क नहीं पड़ा? 100% पड़ा। हाँ, लेकिन वो ध्यान में नहीं आता। प्राणमय कोश भी बहुत सूक्ष्म है। तो हमारी सांस बिगड़ी हुई है, हमारा ब्रेथ बिगड़ा हुआ है, ये हमारे ध्यान में नहीं आता। लेकिन अगर आपने योगा का क्लास किया है, तो जब भी आपको किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक तकलीफ है, आप लंबी गहरी सांसें लेते रहोगे। जब जब याद आएगा तब तब आप लंबी गहरी सांसें लोगे। अगर मैं तो अभी आजकल ये मैं ट्रीटमेंट करके देती हूँ, हर 1 घंटे में 5 लंबी गहरी सांसें लो। ये एक ट्रीटमेंट बना दिया है, क्योंकि मैंने देखा कि क्लाइंट्स को अगर मैं बोलूं कि दिन में 3 बार 11 आवर्तन दीर्घ श्वसन करो, तो वो बिल्कुल नहीं करते। नहीं मैम भूल गई, नहीं फिर मैंने नाश्ता किया हुआ था, नहीं फिर मेरा ये था वो था, मीटिंग में थी ये वो। अगर आपको सिर्फ 5 लंबी गहरी सांसें लेनी है तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। हर 1 घंटे पर हम सब ने ये करना चाहिए। मनोमय कोश की जो भी ब्लॉकेजेस है और अन्नमय कोश में जो भी बिगाड़ है, 100% इस पे आपका परिणाम आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप हर 1 घंटे 5 लंबी गहरी सांस लेते हो तो। ऑलराइट, इट्स अ वंडरफुल आइडिया टू डू दैट। ऑलराइट, अब देखो, when we consider our body in its entirety, it is apparent that there is more to us than our physical body alone. We extend into our emotional and thought bodies and subtler still into the spiritual body. तो अब हमारे ध्यान में आ गया कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम मन भी है, हम भावनाएं भी है, हम विचार भी है, हम बुद्धि भी है, हम अहम भाव भी है और साथ में हम आत्मा भी है। These bodies are not clearly demarcated in terms of having a dividing line between them. अब देखो, ये जो हम भी जो पंचकोश सप्तकोश का अभ्यास करते हैं, तो उसमें कोई लाइन नहीं है कि ओके ये कोश यानी ये मनोमय कोश। आपके शरीर के एक एक मांसपेशी में, एक एक सेल में बाकी के 4 कोश बसे हैं। प्राण है, मन है, विज्ञान है, आनंद है। कहाँ है? अन्नमय कोश के कण कण में, यानी शरीर के कण कण में। तो सारे कोश, कोई ऐसा डिफाइनिंग लाइन नहीं है कि ओके ये कोश बिगड़ गया, इसको ठीक करते तो अंदर का कोश बेटर हो जाएगा, फिर उसके अंदर का कोश। ऐसा नहीं है। ये सारे पंचकोश एक दूसरे में मिले जुले हुए है। सो व्हेन वी, बिकॉज हमने पिक्चर्स वैसे देखे हैं ना, लेकिन अब समझाए तो कैसे समझाए, इसलिए वो चित्र निकाल के 5 कोश दिखा देते हैं। ऑलराइट, but that is not how it is. All the koshas are interlinked at the minutest, at the subatomic level, at the quantum level, they are all completely interlinked. So they are actually wearing
frequencies of vibration of the energy of our soul, our consciousness. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक्चुअली हमारे जो सारे कोश है ये इनका अपना एक फ्रीक्वेंसी है, हर एक को अपना अपना वेवलेंथ है, और ये वेवलेंथ बदलते हुए है, ये बदलते रहते हैं। हमारी आत्मिक शक्ति के हिसाब से हमारी बाकी की शक्तियां काम करती है। आत्मिक शक्ति के हिसाब से शारीरिक शक्ति, मनोबल, श्वसन शक्ति, विचार शक्ति, ये सारी जो हमारी शक्तियां हैं ये हमारे आत्मिक शक्ति पर, हमारे सजगता पर, हमारे कॉन्शियसनेस पर, हमारे चित्त भूमि पर निर्भर है। इसलिए ये फ्रीक्वेंसीज बदलते रहते हैं। कभी कभी हम आत्मिक आनंद में होते हैं तो हम बड़े प्रेम और शांति में होते हैं, और कभी कभी काली का रूप ले लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसीज बदलती रहती है, हमारे चित्त भूमि पर निर्भर है। As the vibrations of these energies get slower, the aura gets denser, ultimately forming what we know as our physical body, which is the slowest and the densest plane of our existence. तो हम जो अस्तित्व में आते हैं वो हमारा अस्तित्व में आना, शरीर में आना, वो भी वैसा ही है। हम आत्मा है जिसमें एक बुद्धि है, उस बुद्धि के वजह से मन अहंकार तैयार होता है, जिसके वजह से प्राण तैयार होता है, और प्राण शरीर को जन्म देता है, वो शरीर में प्रवेश करता है। तो आत्मा तक से लेकर शरीर कैसे बनता है, इस तरह से वो बनता है। ओके, नाउ सबसे अधिक स्थूल कौन है? शरीर है। सबसे जड़ क्या है? शरीर है। सबसे सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म अति सूक्ष्म हमारी आत्मा है। ओके, ऐसे इस तरह से ये कोश होते हैं। Any illness is allowed in our system, into our system only because to begin with we have made room for limiting beliefs. कोई भी बीमारी हमारी इस सिस्टम में, जैसे सूर्यमाला होती है, सोलर सिस्टम होता है, सेंटर में सूर्य है, उसके इर्द गिर्द ग्रह घूम रहे हैं, ये एक सिस्टम है। वैसे हमारी रचना भी एक सिस्टम से होती है, और कोई भी बीमारी अगर इस सिस्टम में प्रवेश करती है तो इसका एक ही जड़ कारण हो सकता है, मूल कारण हो सकता है, रूट कॉज हो सकता है, और वो है हमारी मान्यताएं। अगर हम मानते हैं गरीबी है तो गरीबी है, अगर हम मानते हैं कि समृद्धि है तो समृद्धि है, अगर हम मानते हैं कि बीमारी है तो बीमारी है, अगर हम मानते हैं कि आरोग्य है तो आरोग्य है। जो भी आप मानोगे वैसा ही आपका शरीर बनेगा। It will be created. Your beliefs will create your body. All right. Any illness is allowed into our system only because to begin with, we have made room for limiting beliefs. Belief in lack, belief in isolation, belief in extinction, and every other kind that exists. मैं अकेली हूँ, आखिर में तो मरना ही है, जिंदगी आज है कल नहीं। अगर आप मानते हो कि आपको मृत्यु है तो मृत्यु है, अगर आप मानते हो ना मेरा जन्म है ना मेरा मृत्यु है, शरीर का नश्वर होना, शरीर को यानी कपड़े बदलने जैसा शरीर हम बदल सकते हैं, अगर आपकी ये मान्यता है तो वो आपका सच बनेगा। लेकिन अगर आप समझते हो कि नहीं, मैं तो ये शरीर है, एक ही जिंदगी होती है, कल किसने देखा है, आगे कौन देखेगा, ये आत्मा बित्मा कुछ होता नहीं, जो भी है बस ये बॉडी है, ये माइंड है, मेरी बुद्धि से जो मैं करूँ यही सही है, तो ये मेरी सीमित मान्यताएं बन गई। These are my limiting beliefs. Because is that the reality? No. Is that the सत्य? No. सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम आत्मा है, हम कॉन्शियसनेस, विटनेस कॉन्शियसनेस है, हम सजगता है,
हम जानते हैं कि हम हैं, तो हमारा कॉन्शियसनेस जो है यही हमारी सत्य है, यही हमारी सच्चाई है। लेकिन उसको छोड़कर ये शरीर जो सीमित है वो सच है, अगर तो ये हमारी अविद्या अज्ञान हो गया, ये हमारा अंधकार बन जाता है। ये समझना कि हम सीमित है, ये समझना कि हमारा जन्म और मरण है, यानी हमारी शुरुआत हुई थी और कभी तो भी हमारा अंत होगा, ये समझना, ये सारी लिमिटिंग बिलीफ्स है, सीमित मान्यताएं हैं। ऐसी लाखों हजारों मान्यताएं हैं। स्टार्टिंग आउट फ्रॉम वन सच बिलीफ, it takes a long journey before an illness makes an entry into our body, into our physical body. एक ये छोटी सी मान्यता, कहीं तो भी एक विचार से शुरू होती है, शरीर में घर बनाने को बहुत लंबा समय और बहुत ज्यादा ऊर्जा का बहना ये हमको लगता है, या ऊर्जा का के बांध तैयार होना, ये हम इसकी जरूरत होती है। No illness from a common cold to cancer, no bacteria or virus, no epidemic has any power over us. दुनिया को कोविड हो जाए, हमें नहीं हो सकता, क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर है ही नहीं, सिर्फ शरीर नहीं है। हाँ, स्वाइन फ्लू कितने डरे हुए थे लोग, कोई छींका तो वो छींका, अब मुझे सर्दी हो जाएगी, 100% होगी। क्यों? क्योंकि आप मानते हो, आपने उस सर्दी को स्वीकार किया मन से, तो होगी। लेकिन पूरा रूम छींका है यार, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये मान्यता है तुम्हारी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो चाहे वो सर्दी हो या कैंसर हो, बैक्टीरिया हो या वायरस हो या कोई भी एपिडेमिक हो, आपको छू नहीं सकता, पर ये आपकी मान्यता पे निर्भर है। None of us can enter the physical body directly without us having opened the door to them through the limitations in our belief system. शरीर में डायरेक्ट प्रवेश कोई नहीं, एक विचार भी शरीर में नहीं घुस सकता। अगर उस विचार को तुम स्वीकार करते हो, दौड़ा चला आएगा, अपने साथ सारे अपने 100 कौरवों को लेकर आएगा। जितने अधिक सिमिलर विचार को ला सकते हैं वो लेकर आएगा, अगर तुमने उसका स्वीकार किया तो। लेकिन अगर तुमने स्वीकार नहीं किया तो वो तुम्हारे मर्जी के खिलाफ, तुम्हारे इच्छा के खिलाफ वो अंदर नहीं आ सकता। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है। बीमारी आती कैसे है? हमारे स्वीकार से बीमारी आती है, because we have accepted that thought, that belief system, that whatever. क्लियर? बीमारी कैसे आती है शरीर में? आ गई पूरी श्रृंखला ध्यान में, हमारा सिस्टम ध्यान में आ गया, आत्मा से शरीर तक का प्रवास। आत्मा से, जो आत्मा है वो शरीर रूप कैसे धारण करता है? जब उसके वाइब्रेशन स्लो होने लगती है, तब वो जड़ होते जाता है और ये शरीर बनता है। क्लियर है? चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, इसलिए पूछ रही हूँ। ऑलराइट, ओके, तो समरी पढ़ लेती हूँ। It is only through beliefs of suppression and isolation that fears entered our experience. हमारे अनुभव में भय कभी नहीं था, डर कभी नहीं था, लेकिन जब हम अकेलापन महसूस करने लगे, हम घर से अलग होने का भाव महसूस करने लगे, तब हमारे घर मन में सबसे पहले डर ने जन्म लिया। As soon as we allow thoughts that are not aligned with our truth to enter our mind, we become ill at ease. जैसे ही हम हमारे सत्य के खिलाफ जो विचार है, उन विचारों को हम स्वीकार करते हैं, तो हम बेचैन हो जाते हैं। The energies in our aura are influenced to vibrate in resonance with the kind of thoughts that are emanating from us. जैसे हमारे विचार, सी विचार क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जानते हो ना, विद्युत लहर है। कोई भी एक विचार, एक थॉट, ये एक विद्युत लहर है। इसलिए तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ना उसका,
कि बीटा में है, अल्फा में है, थीटा में है, ईईजी निकाल सकते हैं हम विचारों की, राइट। तो ये अब ये जो विद्युत लहर है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इससे आप बल्ब भी जला सकते हो, पंखा भी लगा सकते हो, एसी भी चला सकते हो, इलेक्ट्रिकल गैस भी चला सकते हो, हाँ, आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। तो वो जो लहर उठी है, उस लहर का क्या करना, ये आपके हाथ में है। अगर उस लहर का आप स्वीकार करते हो तो वो अपने जैसी बहुत सारी लहर को लेके आएगी और उसको भावना में, फिर उसका वाइब्रेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। बहुत सारी लहर आ गई, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका वाइब्रेशन स्लो हो गया, इमोशनल बॉडी तैयार हो गया, भावनाएं महसूस होने लगी, फिर वो और स्लो हो गया तो सांसें महसूस होने लगी। क्या मतलब है मेरा? गुस्सा आता है तब कैसे सांस लेते हैं, है ना, राइट। तो हर एक भावना की अपनी अपनी सांसें हैं। उसके बाद में फिर शरीर हमारा बनने लगता है, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है, आत्मा की जो वाइब्रेशन है, वो इतनी स्लो हो गई है कि अब उसको रूप आने लगा है, उसको स्ट्रक्चर बनने लगा है, और अब हमें वो शरीर तैयार हो जाता है। Thoughts gather enough momentum to begin to affect the comparatively heavier energies of our emotional body. While some emotions meet with our approval and are fully expressed in life, there are several others that are judged as not being desirable or appropriate. These emotions get suppressed. कोई कोई emotions हमें अच्छे लगते हैं, हमें पसंद है, हम उन्हें व्यक्त करते हैं। कोई कोई emotions है, वो हमारे संस्कृति, हमारे विचार धारणा के खिलाफ है, उनको हम दबा देते हैं। Suppressions eventually lead to the accumulation of a lot of stagnant energies within our personal energy field and subsequently crystallize into a frozen block of charged energy. फिर हमारे औरिक बॉडी में, ये हमारे मनोमय कोश में ये घर बना लेता है। The frozen blocks of energy begin to move closer to our physical body and interfere with its functioning. अब ये जो ऊर्जाएं हैं जो धीमी हो गई है, ये मनोमय कोश से धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करती है और शरीर के कार्य को बिगाड़ना शुरू कर देती है। और आयुर्वेदा में ये भी कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो बिगड़ती है वो है हमारा पचन। इसलिए आप आयुर्वेदिक कोई भी रोग होने दो और कोई भी ट्रीटमेंट होने दो, वो पचन को सुधारने की दवाइयां जरूर देते हैं। हाँ? उसके बाद में वो बाकी की दवाइयां शुरू होती है। 2-3 दिन के लिए पहले पचन को ठीक करते हैं, जठराग्नि को ठीक करते हैं, उसके बाद रोग का निदान होगा। Alright? Now, the stagnant charged energies become toxic and cause the degeneration of the physical organs. अब वो जो भी कार्य बिगड़ा है, वो हमारे शरीर के हिस्सों को बिगाड़ना शुरू कर देता है। Any illness is allowed in our system because we have made room for it through the limitations in our belief in lack, in isolation, belief in extinction, and every other kind of limitation that exists. तो हमने हमारे सिस्टम में ही इसको प्रवेश दिया है, और सब तकलीफों की शुरुआत जो है हमारी मान्यताओं से होती है। Starting from one such belief, it takes a long journey before an illness makes an entry into our physical body. अगर कोई मान्यता ने आपके मन में घर बना दिया है, तो शरीर में रोग के रूप में आने को उसको बड़ा लंबा समय लगता है। No illness can enter the physical body directly without us having opened the door to it through the limitations in our belief system. हाँ, कोई बीमारी शरीर में डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर सकती। हमने दरवाजा खोलकर आओ बोलने तक कोई रोग हमारे शरीर में नहीं आ सकता। हम दरवाजा खोलते हैं एंड वेलकम मैट बिछाते हैं। सोच कर देखो। यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। अब सोच कर देखो कि जो भी आपकी तकलीफ है, और हम सबको कुछ ना कुछ तो तकलीफ शारीरिक है, राइट, और हम सब सजग है। यस, रेड कार्पेट सुचित्रा, गुड वन, बिल्कुल रेड कार्पेट बिछाते हैं। हम सबको फिर भी तकलीफ है, हम बहुत सजग है, हम बहुत अभ्यासु है,
हम खुद पर बहुत काम करते हैं और फिर भी शरीर के अंदर कुछ ना कुछ तकलीफें हमारी होती है। और गहराई में जाना होगा और हमारी जो मान्यता है, हमारे सबकॉन्शियस को टटोल कर देखना होगा, कहाँ कहाँ एनर्जी फ्रीज हो गई है, इसको देखना होगा, उसको फ्री करना होगा, उसको बहने देना होगा। कभी कभी इतनी सिंपल बात होती है, स्वभाव की बात होती है। देखो देखो, कभी कभी कोई कहते हैं ना, अरे यार इसको कुछ भी हो जाए ना, ये कभी बोलती ही नहीं। और कोई कोई लोगों के अगेंस्ट हमारी कंप्लेन होती है, इसको तो इतना सा होता है ना तो वो इतना शोर मचाती है। कौन सा सही है बताइए? हाँ, जो बोलती ही नहीं, कितनी तकलीफ हो तो भी बोलती ही नहीं। शोर मचाने वाला। और एक है कि जो छोटी सी बात है तो भी इतना बड़ा शोर मचाती है। दोनों सही नहीं है। दोनों गलत है। हाँ विजय। दोनों गलत है। सम समाधि, सम शब्द को छोड़ना नहीं। लाइफ में, विचारों में, भावनाओं में, सांसों में, हर स्तर पे बैलेंस चाहिए, सम चाहिए। जो जो इतू सी बात पे शोर मचाती है उसको सीखना होगा कि सच में जब जरूरत है तब शोर मचाए, वरना शांत रहे। और जो बोलती ही नहीं उसको सीखना होगा कि वो व्यक्त करे खुद को। तकलीफ है तो बोलो, बार बार बोलना गलत है। एक बार बोलो, बात खत्म करो। ओके, जितने जन मिलेंगे, जितने बार हम दिमाग में तो पता नहीं हजारों बार हम वही बातें करते रहते हैं, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, और लोगों को भी बोलते रहते हैं। और आजकल तो मैं देखती हूँ ना, कोई कोई प्रोसीजर्स, क्या गर्व होता है लोगों को, मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है। इतना प्राइड होता है उनको कि जैसे कि कोई पदक मिला हो, सच में अंदर प्लैटिनम बिठाया है। वो अलग नहीं है। मैं देखती हूँ आजकल, अभी मैं हम लोग वो एज ग्रुप में पहुंचे हैं जहाँ पे स्कूल और कॉलेज के मित्र परिवार फिर से एक बार आते हैं, फिर उनका गेट टुगेदर होता है। लेकिन अगर आप ऑडियंस बन के किसी भी गेट टुगेदर को देखोगे ना, क्या चर्चा होती है, मुझे भी डायबिटीज है, तुझे भी है, अरे मुझे सिर्फ डायबिटीज नहीं, मुझे तो हार्ट इश्यू भी है। हर विचार में बेचैनी है। बेचैनी हटाएंगे तो रोग हो ही नहीं सकता। चैन से जीना हमें सीखना होगा। हाँ, चैन है कि नहीं, बस हर पल अंदर ये देखना है, क्या मैं चैन से हूँ, एम आई रिलैक्स? कितना सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट आस्क योरसेल्फ एवरी नाउ एंड देन, एम आई रिलैक्स्ड? दागिने हो अंजलि, दागिने बरोबर। इतना तो पूछना है सिर्फ खुद को, क्या मैं रिलैक्स्ड हूँ? और अगर नहीं हो तो कितना आसान है रिलैक्स होना। बस एक लंबी सांस लेनी है, इतनी धीरे धीरे छोड़नी है कि सांसों के साथ सारी अकड़ भी छूट जाए और तुम रिलैक्स हो जाओ। ऑल राइट, ये चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर, नया चैप्टर जो है कल करेंगे हम, क्वेस्ट फॉर हेल्थ। समझ गए कैसे शरीर बनता है और कैसे रोग तक हम पहुंचते हैं, शरीर बिगाड़ते कैसे है, शरीर बना कैसे और शरीर को बिगाड़ा कैसे, ये दोनों चीजें हमने आज समझ ली है। फिर अब बिगड़ा है तो अब हम ढूंढने निकले हैं। तो अगला चैप्टर है क्वेस्ट फॉर हेल्थ। अब आरोग्य की खोज में, निरोगीपना के खोज में हम निकले हैं। ये हम क्वेस्ट फॉर हेल्थ कल पढ़ेंगे। ऑल गुड? या किसी को प्लस माइनस कुछ शेयर करना है, बोलना है तो बोलो, है हमारे पास 2-4 मिनट। हाय शैलजा, ऑल गुड? Hi, ma'am. All good. Yes. Under jet lag.
Still, मैं सो गई थी होल नाइट आई वाज अवे और yeah. फिर अभी मैं 3:30 बजे एकदम से आँख खुली, मैंने कहा नहीं आई नीड टू अटेंड द क्लास Good, good, good to see you. सब्जेक्ट को लेके या कुछ कहना है? हाँ, हा कोई बोल म्हणजे सकते? आपल्या हा हाँ, आपण ते ब्लॉकेजेस किंवा कॅन्सरच्या गाठी हे जे जेव्हा ऐकतो म्हणजे ते आपल्याला शरीरावरती दिसतात. त्याच्या आधीच त्या मनोमय कोशामध्ये कधीच तयार झालेल्या असतात आणि सांगताना डॉक्टर पहिली स्टेज, दुसरी स्टेज ऍक्च्युली त्या स्टेजेस ऑलरेडी झालेल्या असतात शरीरामध्ये आणि आणि हा, ते मनोमय कोशामध्ये ब्लॉकेज या जन्मामध्ये विचारांच्या माध्यमातून ते आलेले आहेत. पण कित्येक जन्म गेले असतील जे ते जन्म. मान्यता आहे, जे आपलं मान्यता आहे त्या मान्यतामधनं हे विचार येत आहेत. ती मान्यता जी आहे ना ती अनेक जन्मांपासून आहे. या कुठे गेली? डॉक्टर स्थूल स्टेजेस सांगतात ना, त्यांना सूक्ष्म स्टेजेस नाही हा लक्षात. हा तेच. करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल. ऑलराइट, अब भी तो अभी हम क्या करें? अब जो घुटना दर्द हो रहा है या पीठ दर्द हो रही है या हाथ फ्रोजन शोल्डर, जो भी कुछ है, इसका तो अब हमने समझ लिया कि चलो कहीं तो भी मान्यता के लेवल पे हमने गड़बड़ की है और जो होगा सो होगा. लेकिन क्या फिर अब ढूंढना ये एक ही काम है? उसके अलावा हम निरोगी नहीं हो सकते? ऐसा नहीं है. हम डेफिनेटली अब भी इस क्षण में जो महसूस कर रहे हैं, अगर हम अब भी रिलैक्स रहते हैं तो ये फ्यूचर में ये बिगड़ेंगे नहीं और नए बनेंगे नहीं. तो जो भी कुछ है ये प्रेजेंट में है. तो प्रेजेंट में हमने रिलैक्स रहना है और हर क्षण हमारा प्रेजेंस है. हाँ, वर्तमान है. तो कहते हैं ना वर्तमान में रहो, भूतकाल में मत जाओ, भविष्य काल में मत जाओ. कोई और मतलब नहीं है, बस यही मतलब है. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक ही चीज दिमाग में रख लो. ऑल राइट, चलो रुकते हैं. हाँ, कल मिलेंगे. वी विल रीड अहेड. ओमकार बोलेंगे. ओम. Thank you everyone. I'll see you tomorrow. धन्यवाद आरती बहन. धन्यवाद आरती जी. Thank you.